हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। इससे पहले हमने क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी को ख़त्म कर दिया है। आपको वीडियोस देखने हैं, आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। सारे वीडियोज़ एक जगह पर, NCERT सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। नोट्स का PDF चाहिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं इसका मतलब। सबसे पहले तो चैप्टर का हेडिंग है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में, भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में और फ्लोरा एंड फौना मतलब कि पेड़ पौधे पढ़ेंगे और वन्य जीवों के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम लोग हर NCERT, ये न्यू एडिशन है, इतना बात याद रखिए, ये न्यू एडिशन है NCERT का। पुराने वाले एडिशन में 6 चैप्टर्स थे, न्यू वाले एडिशन में 5 ही चैप्टर हैं। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी जैसा बना के दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वो स्टोरी को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, हम लोग भी आपके साथ, हम भी आप लोग के साथ। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। सो तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, वहाँ एक छोटे गांव में माम्बा एक लड़की रहती है। वो पानी लाने के लिए बहुत सुबह उठ जाती है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, जहाँ से कि उसको आने में बहुत घंटे लग जाते हैं। फिर वो अब घर आती है तो घर के कार्यों में अपनी माँ की मदद करती है और फिर अपने भाइयों की मदद करती है, बकरियों की या जो भी, हाँ, बकरियों की देखभाल करने के लिए। उसके पूरे परिवार के पास उनकी एक छोटी सी झोपड़ी रहती है और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा पत्थरी भूमि कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे चट्टान वट्टान हो, वैसा एक भाग भूमि का रहता है। माम्बा के जो पिता रहते हैं वो बहुत ही परिश्रम करने के बाद उस पर कुछ मक्का और सेम ऐसा कुछ बिगन्स वगैरह उगा सकते हैं, और फिर भी उससे उनके परिवार का भरण पोषण साल भर के लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. अब यहाँ पे बात आती है पीटर की। वो न्यूजीलैंड में रहता है, भेड़ पालन प्रदेश में वो रहता है, ठीक है। उसका पूरा परिवार क्या करता है, वूल प्रोसेसिंग के काम में इन्वॉल्व रहता है। उसका पूरा परिवार एक कारखाना चलाता है जहाँ पे ऊन बनता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वो अपने चाचा जी को अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक बहुत बड़े घास के मैदान पर स्थित है। भेड़ों का बाड़ा मतलब समझते हैं ना, जिसमें मतलब घेर कर भेड़ों को रखा जाता है, उसको बाड़ा कहते हैं। जैसे कि गाय का गौशाला होता है, भेड़ों का बाड़ा होता है। और वहाँ पे बहुत नई टेक्नोलॉजी का, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वो वैज्ञानिक तौर के तरीके से इसका मतलब उपयोग करते हैं, वूल प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग। और पीटर का परिवार कृषि भी करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जैविक कृषि भी करता है और वहाँ सब्जियाँ उगाता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। सो आपने देखा कि माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन में बहुत ही अंतर है। This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. So ये विभिन्नता क्यों है? ये विभिन्नता इसलिए है क्योंकि दोनों जगह पे भूमि की गुणवत्ता अलग है, मिट्टी अलग है, पानी की मैं कह सकती हूँ उपयोगिता या फिर पानी की पर्याप्त मात्रा दोनों जगह अलग अलग है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ अलग अलग हैं, प्राणी अलग अलग हैं, और कहीं टेक्नोलॉजी है, कहीं पे नहीं है। इसके कारण ये आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। Do you know 90% of the world population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or inhabited. विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है।
मतलब कि पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो जो 90 लोग हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड के 30% भाग में ही रहते हैं। बाकी का जो 70% भाग है, भूमि है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, विरल जनसंख्या है, या फिर कोई रहता ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग लैंड की। भूमि, लैंड इज़, आप में से किसी का नाम भूमि है क्या? कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, भूमि शामिल है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। सो अर्थ सरफेस के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी दिस स्मॉल परसेंटेज, मतलब कि ये जो थोड़े से प्रतिशत है, मतलब 30% है, इसमें भी सभी भाग मतलब रहने योग्य नहीं है, जहाँ पे आप रह नहीं सकते हैं। सब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं अगर माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे आप देखेंगे लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना मुश्किल है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं ले जाना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ सड़कें आराम से बनाई जा सकती है, रेलवे लाइन्स आराम से बिछाए जा सकते हैं, वहाँ पे घर आराम से बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे आप नदियों के किनारे देखेंगे वहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल है, तो लोग ऐसी जगहों पे रह सकते हैं आसानी से, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। और जो माउंटेनियस इलाका है वो कम पॉपुलेटेड होता है, वहाँ कम लोग रहते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ तो लोग रहते ही नहीं हैं। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are densely, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। Land use, भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। सो भूमि का उपयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग खेती करने के लिए करते हैं, माइनिंग खनन के लिए करते हैं हम लोग, फिर सड़क बनाने के लिए, उद्योग की स्थापना करने के लिए, और इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं, लैंड यूज़ कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि माम्बा की फैमिली और पीटर की फैमिली कैसे कैसे लैंड का यूज़ करती थी, डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं उन लोगों में, ये आपको बताना है। ऊपर जो स्टोरी हमने पढ़ी ना, उसी में से बताना है। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि वहाँ का मतलब टोपोग्राफी कैसा है, मतलब कि वहाँ का जो लैंड है वो कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, ये सब, मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु कैसा है, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं, खनिज कैसा है, जल की उपलब्धता है कि नहीं। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. So मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या हो गया, प्रौद्योगिकी हो गई, ये भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी वहीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे लैंड का। ठीक है, टेक्नोलॉजी जहाँ कम हो गई, जहाँ लोग कम हो गए, वहाँ पे ह्यूमन स्किल नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो स्वामित्व, ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। जैसे आप मान लीजिए आप कैसे देख रहे हो, आप अपने फ़ोन से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो फ़ोन आपका है, आप उसके ओनर हुए उस फ़ोन के। ठीक है, वो आप उस फ़ोन के स्वामी हुए। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड। तो एक तो आपकी निजी भूमि हो गई और एक सामुदायिक भूमि हो गई। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सो प्राइवेट लैंड क्या हो गया, जैसे आपका मान लीजिए खेत होगा, आपका गांव में खेत होगा, तो वो आपका प्राइवेट लैंड है, क्योंकि उस पर खेती सिर्फ आप कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जैसे आई कैन से कम्युनिटी लैंड का एग्जांपल मैं देती हूँ। हाँ, मान लीजिए कि आपके गांव से दूर कहीं एक घास का मैदान है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है, वो वहाँ पे सब कोई अपने गाय भैंस को चराने के लिए ले जाते हैं, तो वो कम्युनिटी लैंड है, वहाँ पे किसी एक का अधिकार नहीं है, सब कोई जाके अपने गाय भैंसों को वहाँ पे चरा सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसे जंगल होते हैं जो कि कम्युनिटी लैंड है,
वहाँ से जितने भी फल फूल इकट्ठा कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उस पर आपका अधिकार है, ठीक है। सो ये स्वामित्व के आधार पे 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। और कम्युनिटी लैंड्स को ही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. So जनसंख्या और उनकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आपको पता है कि हम मानव जो हैं, हमारी ज़रूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, हमारी मांग भी हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, ठीक है। हमारी मांग की तो कोई सीमा ही नहीं है, हमारी ज़रूरतों की कोई सीमा ही नहीं है, चाहत की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। सो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। कहीं आपको सॉइल फर्टाइल दिखेगा, कहीं आपको सॉइल इनफर्टाइल मिलेगा। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण क्या क्या हो सकता है। हम लोग लैंड यूज़ बिना सोचे समझे करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब मेजर थ्रेट्स हैं। ये आपको रट लेना है एकदम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन का संरक्षण। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। सो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण जो वन भूमि है और कृषि योग्य भूमि, उसका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही हमें क्या करना चाहिए। हम लोग कैसे रोक सकते हैं। एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लोग लगा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। बहुत ज़्यादा कि कहीं पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है, कोई लैंड है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पशुओं को चरा रहे हैं, वहाँ से घास काट लिए जा रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग कहीं ना हो, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। हम लोग जो केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल युक्त, जिससे कि एक बार के लिए तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी पर मिट्टी पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये सब हमें कम करना होगा। सॉइल, मिट्टी की बात करते हैं अब हम लोग। बगल में वेदरिंग का डेफिनेशन दिया गया। वेदरिंग आई होप आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े चट्टान किसी फैक्टर से, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मतलब किसी भी एक फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से टूटने लगते हैं, ब्रेकिंग अप उनका होने लगता है, और या ये कहें कि डिके, यहाँ पे लिखा हुआ है डिके, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Soil, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. पृथ्वी के ऊपर जिस पे आप चल रहे हैं वो क्या है। दानेदार आपको कण देखने को मिलेंगे। एक पतली परत है मिट्टी की, वही मिट्टी है। ये भूमि से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। और लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी होगी। वेदरिंग जो होता है ना रॉक्स का, तो वेदरिंग होकर छोटे छोटे कण बन जाएंगे। वैसे ही जो बड़े बड़े चट्टान हैं उनसे जो खनिज प्राप्त होते हैं और कुछ जैव पदार्थ, जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, वो मर गए, डिके हो गए, वो सब मिल के ही मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल बनती है। यहाँ पे लैंडस्लाइड दिया गया है और एक केस स्टडी दी गई है। मैं अगर ये पढ़ाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये गेस वीडियो। ऑलरेडी देखते हैं हम लोग पहले कितना पेज है।
अभी एक्चुअली बहुत सारा है, इट्स टू मच, माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। और अभी हमने तो बस शुरू किया है, तो लैंडस्लाइड को मैं अभी रोकती हूँ। और आई होप लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग खुद से तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। लैंडस्लाइड को हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन, आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा ये शब्द। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स वाली जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको खुद से पढ़ना है। केस स्टडी समझने के लिए होता है, उसको आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का एक बहुत ही क्यूट सा डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है वो टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो टॉप सॉइल होता है वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस होता है, वनस्पति होती है। फिर सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर पेरेंट रॉक होता है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सो केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and the climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. So मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक soil formation, अच्छा, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, जनक। सो रॉक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सेल, और पेरेंट रॉक को हम लोग बोलते हैं जनक सेल। और जलवायविक कारक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब कि जलवायु कारक, ठीक है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, जैव पदार्थ की भूमिका होगी, मिट्टी निर्माण के संगठन में लगा समय हो गया। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। सॉइल, पेरेंट रॉक, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे आपको दिया गया है डायग्राम। सो जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, ये सब को निर्धारित करती है। रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। सो ये संचय को निर्धारित करती है, कहाँ कितनी मिट्टी जमा होगी आपको पता है, और ढलान होगी तो वहाँ ऑब्वियसली कम मिट्टी होगी। फिर फ्लोरा, फाउना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमस फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, वहाँ टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को, ठीक है। और टाइम हो गया, वो डिटरमाइन करेगा सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को, ये सब चीज़ें हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, डिग्रेडेशन मतलब कि निम्नीकरण, मतलब कि कम होना, और संरक्षण के उपाय। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. Some methods of soil conservation are listed below. सो सॉइल का इरोड होना और डिप्लीट होना, इस संसाधन के लिए, इस रिसोर्स के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानव के कारक कुछ हो सकते हैं, मानवीय कारक और कुछ प्राकृतिक, दोनों ही कारकों से मिट्टी का निम्नीकरण हो सकता है। मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ का बहुत ज़्यादा काटना, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सब कुछ बहुत ही कारक है। अच्छा, ये सब आपको एकदम रट लेना है, ये सब जुबान पे होना चाहिए, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए और एकदम रट लीजिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका जस्ट आप उल्टा कर दोगे तो वो इसके कंजर्वेशन मेजर्स हो जाएंगे, ठीक है। सब मेथड्स में यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो आज हम लोग बस यही टॉपिक करते हैं और ख़त्म करेंगे। और क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ठंडी का दिन है, मेरे को आ रही बहुत खांसी, तो इसको हम लोग ख़त्म करेंगे और पार्ट 2 मैं कल शूट करके डाल दूँगी, ठीक है। आज हम लोग इसी को यहीं पे इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करेंगे। सो कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि मल्चिंग है, कंटूर बैरियर्स है, रॉक डैम है, टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, कंटूर प्लगिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है। Mulching, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like a straw. It helps to retain soil moisture. Mulching मतलब क्या होता है? आपने कभी स्ट्रॉबेरी की खेती देखी है यूट्यूब वगैरह पे? अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूँगी आप लोग एक बार जाके देखें। उसमें क्या होता है कि उसके पौधों के नीचे ना वो ऐसे पुआल, आप लोग समझते हैं पुआल क्या होता है?
आई होप सो आप लोग समझते हो। पुआल मतलब सूखी हुई घास, ठीक है, उसको ऐसे रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। घास फूस से ढक दिया जाता है, उससे क्या है कि पौधों के बीच में, उससे क्या है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। कॉन्टोर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। से यहाँ पे आप लोग को कॉन्टोर प्लगिंग इमेज भी दिख रहा है ना। फिर रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। रॉक डैम बनाए जाते हैं। रॉक डैम तो क्या होता है कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए ये रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी की क्षति को रोकते हैं। टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टोर प्लगिंग, सिल्टर बेड्स, ये सब कुछ और उपाय हैं, ठीक है। कुछ में क्या किया जाता है कि कुछ में लाइक एयर मतलब वो क्या बोलते हैं, जो कुछ जो तटीय प्रदेश हो गए और या कुछ जो शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ पे हवा की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी का इरोजन कम हो सके, उसको बचाया जा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। पार्ट 2 का इंतजार करिएगा और कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।